जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 10 के फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम 2023 में देने वाले हैं उनके लिए लेकर आ चुके आप लोग का वायरल प्रश्न पत्र का आप लोग का मैथ का सॉल्यूशन। तो जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 10 के वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और जो लोग अभी तक चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग को सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं कि किस तरह से आप लोग को ओरिजिनल प्रश्न पत्र का PDF को डाउनलोड करना है, आंसर की को डाउनलोड करना है, सारी चीज़ को बताएंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में आप लोग का जो मैथ का प्रश्न है फर्स्ट टर्मिनल का उसका आप लोग ऑब्जेक्टिव का आंसर की भी करवाने वाले हैं, ठीक है। तो सभी के पास आप लोग जितने भी फ्रेंड लोग हैं सभी के पास आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी बच्चे के पास इस वीडियो पहुँच सके। तो चलिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट टर्मिनल का एग्जामिनेशन जो दिया गया क्लास 10 का, और यहाँ पे सब्जेक्ट आप लोग का मैथ लेकर आ चुके हैं। मैथ भी आप लोग का एग्जाम 100 मार्क्स का होगा जिसमें से आप लोग का 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग से पूछे जाएंगे। तो चलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो भी मैथ का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है सभी का यहाँ पे आंसर की करने वाले हैं। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और सभी क्वेश्चन को आप लोग नोट करते चलेंगे और सभी को आप लोग बनाते चलेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न आप लोग क्या है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों को निम्न में से किसे प्रकलित करने की तकनीक बताइए। यूक्लिड विभाजन से हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, तो यूक्लिड विभाजन से क्या फाइंड आउट करते हैं, तो मासा को निकालते हैं यानी HCF फाइंड आउट करने की विधि है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मासा। अगला प्रश्न है ए तथा बी सहअभाज्य कहलाते हैं जब मासा ए और बी बराबर होंगे। बताइए ए तथा बी सहअभाज्य कब कहलाएगा, जब मासा ए इंटू बी है। तो कब हो जाएगा सहअभाज्य, तो यानी कि सहअभाज्य संख्या देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लेते 3 है कोई एक 4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, HCF कैसे निकालते हैं, यहाँ से मासा पूछा है तो जो संख्या कॉमन होती है इसमें क्या है 1 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा दो सहअभाज्य संख्या जैसे लेंगे ए और बी तो इसका HCF क्या हो जाएगा वो हमेशा 1 होगा, हमेशा 1 होगा। आप लोग दो अभाज्य संख्या को भी लीजिएगा तो उसका हमेशा 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, द्विघात बहुपद के संगत आलेख कैसा होता है। जो द्विघात बहुपद होता है उसका जो संगत आलेख होता है वो किस तरह का होता है। बताइए द्विघात बहुपद का जो संगत आलेख क्या होता है, तो द्विघात समीकरण का संगत आलेख क्या होता है, तो एक सरल रेखा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन परिमेय संख्या, बताइए ऑप्शन में दिया गया इसमें से कौन है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और परिमेय संख्या वैसी संख्या होते हैं जिसको हम लोग रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से परिमेय संख्या पूछा है तो √3 क्या है, √3 का कोई वर्गमूल नहीं होता तो ये गलत हो जाएगा। √3/√7 ये भी गलत हो जाएगा। देखिए 4 तो प्लस √5 तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। बी कैसे होगा, तो देखिए √2 से √2 कैंसिल आउट, क्या बचेगा 2, तो 2 क्या है एक परिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन द्विघात बहुपद नहीं है। इसमें से पूछा गया कौन है जो द्विघात बहुपद नहीं है। तो आप लोग को द्विघात बहुपद देख सकते हैं आप लोग कि ax² + bx + c के फॉर्म में जो नहीं है वो द्विघात बहुपद समीकरण नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में आप लोग देखने को मिल रहा होगा 2x + 3 √x + 7, ये क्या है द्विघात बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, द्विघात बहुपद के शून्याङ्कों की संख्या कितना होता है। आप लोग से पूछा गया द्विघात समीकरण जो है, आप लोग से पूछा गया द्विघात बहुपद के शून्याङ्कों की संख्या कितनी होती है। तो द्विघात बहुपद में शून्याङ्कों की संख्या कितनी होती है, तो द्विघात बहुपद यानी ax² + bx + c, इसका आप लोग इसका पूछा शून्याङ्कों की संख्या, ठीक है। तो द्विघात बहुपद का आप लोग जब इसको फाइंड आउट करेंगे तो आप लोग का 2 शून्य आएगा, ठीक है, 2 शून्य आ जाएगा यानी एक आ जाएगा x - b, ठीक है। 2 शून्य का आएगा तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद के लिए 2 शून्य, तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर हो जाएगा 2 शून्य। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बहुपद दिया गया px है जो 2x² + 3x - 4 के शून्य अल्फा में बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो -b/a होता है। तो -b इसमें कितना है, तो देखिए 3 है तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, a का वैल्यू कितना है 2 है यानी -3/2 इसका हो जाएगा शून्याङ्कों का योग। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी -3/2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित बिंदुओं में कौन सा बिंदु 3x + 2y = 12 के आलेख पर स्थित नहीं है, ठीक है। इसमें से बोला गया कि इसमें से कौन सा बिंदु है, ऑप्शन में दिया गया है जो 3x + 2y = 12 के आलेख पर स्थित नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे आसान ट्रिक है कि आप लोग x और y का इसमें वैल्यू को पुट करके आप लोग देखिए अगर 12 के इक्वल है तो वो क्या करेगा, वो आलेख इसे उस बिंदु पे स्थित होगा और नहीं करेगा तो नहीं होगा। देखिए -2 -3 को रखते हैं तो क्या हो जाएगा ये -6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा -6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -12 = 12। तो ये देखिए बिल्कुल इक्वल नहीं है तो ये स्थित इस बिंदु पे नहीं होगा आलेख, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी को आप लोग चेक कर सकते हैं, तो 4 × 12 और 2 × 0 0 = 12, तो कितना हो जाएगा 12 = 12 हो जाएगा। इसी प्रकार इस ऑप्शन को भी देखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 2 × 3 6 6 6 12 ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा
6 दूनी 12, 12 इक्वल टू 12, तो ये भी हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, जो उस आलेख पर स्थित नहीं है वो बिंदु। अगला प्रश्न क्या है, दो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं। अगर दो अक्ष के प्रतिच्छेद जो बिंदु होता है तो इस बिंदु को क्या बोलते हैं, इस बिंदु को हम लोग मूल बिंदु बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मूल बिंदु क्या होता है, 0,0 होता है, तो इसको हम लोग मूल बिंदु बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दो एक घातीय समीकरण का आलेख यदि समपाती हो तो हलों की संख्या क्या हो जाएगा। बताइए, अगर दो एक घातीय समीकरण जो आलेख होगा यदि समपाती होता तो वहाँ पे क्या होगा, एक हल होगा। ठीक है, एक हल होगा। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, एक हल होगा। अगला प्रश्न है x - 5y + 1 = 0, तो 2x - 5y + 3 = 0 कैसा समीकरण है। तो ये किस तरह का समीकरण होगा, तो बताइए ये किस तरह का समीकरण हो जाएगा बाबू। ठीक है, तो ये किस तरह का समीकरण होगा, तो ये समीकरण जो होगा विरोधी होगा। ठीक है, ये विरोधी हो जाएगा। विरोधी जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो विरोधी हम लोग किसको बोलते हैं, तो ये असंगत को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, x = -5 का आलेख कैसे सरल रेखा होगा। बताइए x = -5 का जो आलेख है वो कैसे सरल रेखा में होगा। तो x = -5, तो देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो x इधर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इधर क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इधर हो जाएगा -5, तो यहाँ पे मान लेते हैं -5 होगा। तो यहाँ से जब कोई लाइन ड्रॉ होगा तो ये किस ये जो कैसा सरल रेखा होगा, तो ये बाई है, ये बाई डैश है, तो ये क्या हो जाएगा, तो बाई एच के समांतर होगा। देखिए बाई एच ये है, तो बाई एच के क्या हो जाएगा, x - 5 तो समांतर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, बाई एच के समांतर। अगला प्रश्न है के किस मान के लिए kx + 3y = 8, 4x + y = 1 का एक अद्वितीय हल है। तो बताइए अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, तो हम लोग निकालते हैं क्या होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, तो k बटा यहाँ से क्या हो जाएगा 4, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/1। ठीक है, 3/1 नॉट इक्वल टू होता है अद्वितीय हल के लिए। तो यहाँ से देखिए आप लोग जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, k नॉट इक्वल टू 4 × 12 हो जाएगा। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई k नॉट इक्वल टू 4 × 12, तो k यहाँ से कितना हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 12 का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है AP का समान पद 3x + 5 है, तो इसका सर्वांतर क्या हो जाएगा। ठीक है, आप लोग सर्वांतर पूछा गया, तो सर्वांतर क्या होता है, यानी डिफरेंस इसका क्या होता है, तो d इक्वल टू क्या हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे an + 1 - an लिखेंगे। ठीक है, an लिखेंगे, तो यहाँ से an का वैल्यू दिया गया है, हम लोग an + 1 करते हैं। तो देखिए an + 1 जब करेंगे तो इसमें तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी, तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x + 5 जो है, तो इसको हम लोग गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा, तो an 3 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे n + 1 भी कर लेंगे एक बार, उसके बाद हम लोग माइनस करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर किस तरह से आएगा, तो देखिए an - 1 हम लोग निकालेंगे तो 3x + 5 का an - 1 निकाल लेने पे कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, तो 3 को हम लोग निकाल लेंगे बाहर, तो x + 5 हो जाएगा, और ये an - है तो कितना हो जाएगा 3x + 5। तो यहाँ से जब गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 15, 3x और 5 × 15 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा -3x + 5। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को चलता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अनुक्रम 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद है जो 27 है। बताइए आप लोग को AP दिया गया, इसमें से कौन सा पद है जो 27 पूछा गया, तो कौन सा पद 27 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से ये फार्मूला लगाएं, an = क्या होता है, तो a + n - 1 × d होता है। an आप लोग को दिया गया कितना 27 है, और पहला पद कितना 5 है, और n - 1 और d का वैल्यू, तो इसमें से इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 आएगा यहाँ से d का वैल्यू। तो यहाँ से देखिए 5 को जब इधर कर देंगे तो 27 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 22, और यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं 2n - 2 -2 के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो 22 और 2 कितना हो जाएगा 24 = 2n। 2 से 24 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा 12, यानी कि 12वां जो पद होगा वो कितना हो जाएगा, 12वां पद यानी कि इसका 27 होगा। तो n आप लोग से पूछा गया तो इसका 12 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर बी 12वां पद। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन AP में है। तो आप लोग से कौन है इसमें जो AP में है, तो आप लोग को क्या करना है कि A2 - A1 को करते जाना, आप लोग को पता चल जाएगा कौन AP में है। देखिए 4 में से जब 2 करेंगे तो 2 का डिफरेंस, जब 8 में से 4 करेंगे तो 4 का डिफरेंस, यानी 2, 4, 8 ये बिल्कुल AP में नहीं है। अगला देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 का डिफरेंस, ये 6 का डिफरेंस, ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा, फिर ये 18 का डिफरेंस, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे तो A² AQ A3 इसे ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे तो आप लोग इसको जब घटाएगा तो -6 में से जब -10 को करेंगे तो आप लोग कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। इसी प्रकार -2 में से -6 को करेंगे तो ये भी -4 आएगा। इसी प्रकार 2 से जब -2 करेंगे तो ये भी आप लोग का क्या हो जाएगा, -4 आ जाएगा।
ठीक है। तो इसी प्रकार इसका क्या हो जाएगा सही एपी का क्रम, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही एपी का क्रम है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य हो जाएगा। 21, 18, 15 का कौन सा जो पद होगा यानी शून्य हो जाएगा। तो कौन सा पद शून्य हो जाएगा, तो इसको हम लोग किस तरह से निकालेंगे, तो वही फॉर्मूला लगाना है। ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन यहाँ पे कितना है 0 है और ए का मान कितना है, तो पहला पद 21 है प्लस एन माइनस 1 और डी का वैल्यू यहाँ पे कितना है, तो देखिए 18 में से जब 21 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -3, तो यहाँ -3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा देखिए 21 प्लस यहाँ पे जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -3n, यानी यहाँ पे हो जाएगा -3n और +3 हो जाएगा। तो 21 और ये 3 कितना हो जाएगा, तो 21 और 3 कितना हो जाएगा 24 इक्वल टू 3n हो जाएगा। तो 3 से जब 24 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा 8 या 24, यानी n इक्वल टू 8। आठवां पद इसका 0 हो जाएगा, तो आठवां पद इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक एपी के 15 पदों का योग क्या है जिसके प्रथम एवं अंतिम पद क्रमशः 5 और 75 है। ठीक है, इसका पहला और अंतिम पद दिया गया आप लोग, और 15 पदों का योग क्या हो जाएगा आप लोग से पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए पहला पद कितना है, हम लोग मान लेते हैं कि पहला पद यहाँ पे दिया गया 5 है। ठीक है, 5 दिया गया आप लोग से, और अंतिम पद यानी ए आप लोग को दिया गया 75 है। आप लोग से एस 15वां पद पूछा गया। 15 पद किस तरह निकालेंगे, तो एन पदों का योग यानी एस एन इक्वल टू क्या होता है, तो n/2 और प्रथम पद इंटू अंतिम पद होता है। तो एन इसका कितना है 15वां पद पूछा है, तो 15/2 हो जाएगा। यहाँ से ए प्लस एन यानी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो 80 को हम लोग जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 40 गुना 15 करेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा, तो 15 चौका 60 यानी 600। इसका 600 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग 600 देखिए कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1 और 300 के बीच कितनी संख्याएं 7 से अपवर्त है, बताइए। 1 और 300 के बीच कितनी जो संख्या है जो 7 से अपवर्त है, तो 7 से अपवर्त कितनी संख्या है 1 और 300 के बीच, तो कितनी संख्या है डियर। तो देखिए हम लोग जब 1 और 3 से बीच कितनी अपवर्त संख्या, तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से कितना हो जाएगा, यानी 300 है 1 से 300 तक, 7 से कितना पार्ट होता है, तो आप लोग इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए जब भाग देंगे 700 तो 7 को 28 यानी 4 बार में लगेगा 28, कितना बचेगा 2। फिर यहाँ से 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और कितना लगाएंगे तो कितना बचेगा 7 दूनी 14, तो बच जाएगा यहाँ से 6। ठीक है 6, तो 6 हम लोग का यहाँ पे शेषफल बचा, तो हम लोग 300 में से 600 घटा देंगे कितना आ जाएगा 294। ठीक है 294 और 42 को यहाँ पे पद है, तो क्या निकालेंगे हम लोग, तो चलिए यहाँ पे एपी बनाते हैं। तो 7, 14, 21 ... 294 तक। ठीक है 294 तक बना लेंगे। उसके बाद डी हम लोग का निकल गया, यहाँ से डी निकाल लेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, और ए दिया गया तो हम लोग डायरेक्टली फार्मूला लगाएंगे। एनवा पद इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आप लोग अंतिम पद दिया गया कितना है 294 और पहला पद 7, और हम लोग को एनवा पद निकालना है तो n-1 और डी का वैल्यू कितना है, तो डी का वैल्यू भी हम लोग को 7 का है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डियर, तो यहाँ पे हो जाएगा 294 इक्वल टू यहाँ पे 7 प्लस 7n माइनस 7। तो देखिए माइनस प्लस 7n खत्म, और 7 से 294 कितना बार में कटेगा, तो 42 बार में। तो n इक्वल टू यहाँ से 42 आ जाएगा। तो n इक्वल टू 42 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्या है कि दिए गए आकृति में डी जो है वो पैरेलल है BC के, तो x का मान क्या हो जाएगा। x का मान आप लोग से पूछा गया तो क्या होता है, आप लोग थेल्स पर में जानते होंगे क्या होता है, AD/DB इक्वल टू AE/EC। ठीक है AE/EC थेल्स पर में लगाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा x/16 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 34/17। क्या हो जाएगा 17 दूनी 34, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 दूनी 32, यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। x इक्वल टू 32 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दो समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 1:2 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा। ठीक है दो समरूप त्रिभुज का भुजा दिया गया है 1:2, तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, तो 1:4 हो जाएगा। ठीक है 1:4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ABC जो है वो PQR के की तरह है, तो एंगल ए 47, तो Q जो है 73 डिग्री, तो एंगल C कितना हो जाएगा। ठीक है एंगल C आप लोग से पूछा गया तो कितना हो जाएगा, तो देखिए आप लोग बताइए कितना हो जाएगा इसका। तो देखिए एंगल C यानी जोड़ के आप लोग 180 आना चाहिए, तो कितना हो जाएगा, तो आप लोग दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 और 40 120, और 60 इसमें ऐड करेंगे तो 180 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए भुजाओं वाले त्रिभुज में कौन सा समकोण त्रिभुज है। ठीक है दिया गया भुजा जो है उसमें कौन है जो समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज के लिए क्या होता है, मान लेते हैं ये ABC है, तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, जो AC जो होता है ये दोनों का क्या होता है जोड़ के बराबर होता है। ठीक है तो यहाँ से आप लोग देखेंगे तो अगर मान लेते हैं ये कितना है, ये 8 है ये 15 है, तो आप लोग करेंगे तो 17 आएगा, तो कीजिए तो 8 8 64, 15 15 कितना हो जाएगा 225।
ठीक है 225 दोनों काट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो बताइए दोनों काट करेंगे तो 289 आ जाएगा। 289 का अंडर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ऐसे यहाँ से निकलेगा तो कितना 17 का वर्गमूल होता है 289 बिल्कुल होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग बी को चेक करेंगे तो देखिए 6 6 का 36 8 8 64 यानी 100 किसका वर्गमूल होता है 10 का होता है, तो 10 यहाँ पे होना चाहिए लेकिन 12 है तो ये बिल्कुल नहीं होगा। इसी प्रकार आप लोग इसको भी चेक कर सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, तो 25 5 का वर्गमूल होता है लेकिन 6 है तो ये भी नहीं होगा। इसी प्रकार आप लोग इसको भी देखेंगे तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यदि वर्ण की विकर्ण यदि यहाँ पे वर्ग की विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है तो भुजा की लंबाई क्या हो जाएगा। ठीक है यहाँ पे देखिए आप लोग वर्ग का जो विकर्ण है, ऐसा बोला गया कि जो वर्ग का विकर्ण है ये मान लेते हैं 16√2 सेंटीमीटर है और इसको हम लोग नाम दे देते हैं ABCD और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे एंगल निकाल लेते हैं ABD में। ठीक है ABD में जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा BD का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए हम लोग निकालते हैं तो BD का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा AD का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग वैल्यू को पुट करें तो देखिए BD कितना है तो 16√2 का स्क्वायर 16√2 ये सब क्या होता है भुजा होता है तो भुजा ए दे दिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा जब वर्गमूल करेंगे इसका तो वर्गमूल को जब इधर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर देखिए आप लोग क्या हो जाएगा √2A स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा तो इधर क्या बचेगा 16√2। तो इसके बाद देखेंगे तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो A स्क्वायर है तो A निकल जाएगा और √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ से A इक्वल टू 16 यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक रेखा उसकी एक माध्यिका हो तो वह त्रिभुज क्या हो जाएगा। बताइए एक त्रिभुज के एक कोण अगर समद्विभाजक रेखा हो तो उसका माध्यिका है तो वह त्रिभुज क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज समद्विबाहु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो क्या होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं डियर, तो समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आप लोगों को दिया गया है त्रिभुज ABC और DEF जो है AB इसका 1.2 है, DE 1.4 है, तो ABC और DEF के क्षेत्रफल का अनुपात आप उससे पूछा गया तो इसको आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बताते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि अगर त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर तो एंगल B का मान कितना हो जाएगा, तो एंगल B का माप कितना हो जाएगा डियर, तो 90 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C इसका याद रखिएगा 90 डिग्री। अगला प्रश्न है बिंदु -3, -5 किस चतुर्थांश में, -3 और -5 तो क्या होता है पहला दूसरा तीसरा और चौथा, चौथा में क्या होता है और पहला में क्या होता है प्लस प्लस, दूसरा में क्या होता है माइनस प्लस, तीसरा में क्या होता है माइनस माइनस। तो देखिए माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा तीसरा चतुर्थांश में क्या हो जाएगा, ये आप लोग का बिंदु है तो तीसरा चतुर्थांश यानी ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलने से पहले आप लोग को बता दें कि किस तरह से इसका जो PDF है वो आप लोग को डाउनलोड करना है ओरिजिनल प्रश्न पत्र को आंसर के साथ। तो आप लोग सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है गूगल खोल लेना है। ठीक है गूगल खोलना है, उसमें से आप लोग को सर्च करना है जस्टवेल एजुकेशन। इस तरह से आप लोग जस्टवेल एजुकेशन को लिखेंगे और सर्च कर देंगे। ठीक है जस्टवेल एजुकेशन लिखने के बाद सर्च करने के बाद आप लोग को इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो इस वाले लिंक पे आप लोग सभी विद्यार्थी क्लास 10 के वो क्लिक कर लेंगे। इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो मेन वेबसाइट होगा जस्टवेल एजुकेशन वो आपके सामने खुलकर आ जाएगा। आप लोग ऊपर को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्लास 10 ऑल सब्जेक्ट। ठीक है यहाँ पे आप लोग देखने को मिल रहा होगा क्लास 10 ऑल सब्जेक्ट। तो इस वाले पे क्या करेंगे आप लोग सभी विद्यार्थी लोग क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोग ऊपर को स्लाइड करेंगे। ऊपर को स्लाइड करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम डेट। इस वाले लिंक पे आप लोग सभी विद्यार्थी लोग क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद सारी जानकारी आप लोग को यहाँ पे दिया गया है। आप लोग ऊपर की ओर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो साइंस सोशल साइंस मैथ सभी सब्जेक्ट यहाँ पे डाउनलोड का सेक्शन दिया गया है। आप लोग यहाँ पे विजिट करते रहेंगे, आपको जल्द ही यहाँ पे सभी जो भी ओरिजिनल प्रश्न पत्र है आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है तो आप लोग समझ चुके हो किस तरह से आप लोग सभी प्रश्नों को डाउनलोड करना है। आप लोग यहाँ से आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। आपको एग्जाम से पहले सभी ओरिजिनल प्रश्न पत्र का आंसर की आप लोग को यहाँ पे मिलने वाला। तो चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो सभी लोग आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग से पूछा है कि बिंदु -5,7 और बिंदु -1,3 के बीच की दूरी क्या हो जाएगा। तो बीच का दूरी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या होता है डियर, तो x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस क्या होता है y2 - y1 के होल स्क्वायर होता है। ठीक है तो x2 कितना है, तो यहाँ से x2 बताइए x2 कितना है -1 और x1 कितना है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा प्लस में माइनस माइनस तो x का प्लस y2 कितना है तो 3 और ये कितना है 7 का स्क्वायर। तो आप लोग बताइए यहाँ से कितना हो जाएगा, तो देखिए -1 + 5 कितना हो जाएगा यहाँ से 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस यहाँ से 4 का स्क्वायर 16 यानी कि √32। ठीक है यहाँ से कितना हो जाएगा बाबू बताइए, यहाँ से कितना हो जाएगा -1
और प्लस 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 3 -7 का स्क्वायर। तो 3 - 7 यानी -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। और यहाँ से जब आप लोग फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, तो 16 16 32, रूट 32 किसी का वर्गमूल तो नहीं होता है। तो रूट 32 को हम लोग किस तरह से निकालेंगे, तो रूट 32 को किस तरह से निकालेंगे, तो देखिए आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं रूट 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में लिख सकते हैं 4 × 4 = 16 दूनी 32। तो देखिए 2 4 से 1 4 बाहर निकल जाएगा तो 4√2 हो जाएगा। तो 4√2 कौन सा ऑप्शन में है, तो 4√2 ऑप्शन नंबर सी में है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कार्तिकीय तल में स्थित बिंदु 6,4 का कोटि का मान क्या हो जाएगा। कार्तिकीय तल में दिया गया है 6,4, इसका जो कोटि पूछा है तो आप लोग बताए हैं जो एक्स वाला होता है वो क्या होता है, भुज होता है, और वाई वालों को हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, कोटि पूछा है तो कोटि इसका 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिंदु पी जो दिया गया है वो 1,2 बिंदु ए से -2,1 और 7,4 को मिलाने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में बांटती है। तो किस अनुपात में बांटती है आप लोगों को बताना है। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगाना है, तो ये लगाना m1x1 + m2x2 बाई क्या होता है m1 + m n होता है, ठीक है, m + n होता है। इसी प्रकार यहाँ पे हम लोग बाई के लिए भी निकालते हैं तो क्या होता है mx1 + nx2, सॉरी डियर m, यहाँ पे बाई के लिए निकालें तो बाई लिखेंगे तो m/1 + n/2 बटा m + n हो जाएगा, ठीक है। इस फार्मूला में आप लोग रखेंगे और x बाई दोनों का वैल्यू आप लोग का निकल कर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो आप लोग दोनों का रेशियो पूछा है तो आप लोग दोनों को डिवाइड कर देंगे, आपका रेशियो आ जाएगा, तो आप लोग इसको आंसर को कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न है बगल में चित्र दिया गया है sin थीटा बराबर है, तो इसके सामने अगर एंगल ये है तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो आप लोग sin थीटा पूछा है तो sin थीटा क्या होता है, तो sin थीटा क्या होता है डियर बताइए, तो क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब क्या हो जाएगा, तो लंब BC है और कर्ण क्या है AC है। तो BC बटा AC कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो बिल्कुल इसको ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि θ 90 डिग्री हो तो sin थीटा का मान क्या हो जाएगा। θ अगर 90 डिग्री है तो sin थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो θ यानी θ = 90। तो हम लोग θ यहाँ से जब डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो sin 30 डिग्री का वैल्यू आप लोगों को बताइए कितना होता है। sin 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है डियर, तो sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो कितना होता है बताइए, तो कितना होता है 1 बटा कितना हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग निकालेंगे ट्रिक से तो 0 1 2, तो ये क्या हो जाएगा 0 का वैल्यू, ये 30 का वैल्यू, तो यहाँ पे कितना होता है 1/2 होता है sin 30 का वैल्यू, तो 1/2 यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से किसका मान 1 के बराबर होता है। किसका मान जो होता है वो 1 होता है, तो किसका मान होता है, तो tan 45 का जो मान होता है वो कितना होता है 1 होता है। याद रखिएगा tan 45 का मान 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है sin 18 और cos 72 का मान क्या होगा। बहुत सारे विद्यार्थी सोचेंगे कि sin 18 cos 72 का वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, तो आप लोग वैल्यू नहीं निकालना, इस तरह का प्रश्न आप लोग जहाँ भी रहेगा उसका आंसर 1 आएगा। कैसे 1 आएगा, तो चलिए आप लोग देखिए कि sin 18 cos 72 जब दोनों का एंगल आप लोग ऐड कीजिएगा तो 90 डिग्री हो रहा है, तो बिल्कुल हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं sin 18 को हम ऐसा ही रहने देते हैं और हम लोग cos 18 को क्या कर देते हैं 90 - थीटा कर देते हैं। तो cos 90 माइनस जब हम लोग क्या करेंगे 18 करेंगे तो क्या हो जाएगा cos 72 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा sin 18 और cos 90 - थीटा क्या होता है sin थीटा होता है, तो sin यहाँ पे 18, तो देखिए sin 18 कैंसिल आउट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर 1 आ गया, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 9 sin sec स्क्वायर a - 9 tan स्क्वायर a किसका बराबर हो जाएगा। तो किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से 9 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो 9 × 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 9 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप लोग सभी प्रश्न आप लोग इसी तरह से आप लोग से पूछा गया, तो आप लोग सभी प्रश्न को आप लोग कर लेंगे। आप लोग यहाँ पर 60 प्रश्न दिया गया है, तो आप लोग आंसर के साथ आप लोगों को क्वेश्चन पेपर अपलोड है, तो जाइए फटाफट वहाँ से डाउनलोड कीजिए, सभी आंसर को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो आप लोग को जितना भी हम आंसर बताएं बिल्कुल आप लोग का सही आंसर था। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का ओरिजिनल प्रश्न पत्र है 12 प्रश्न पत्र है आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। और सभी आप लोग मित्रगण साथीगण फ्रेंड लोग हैं सभी के पास आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देगा। तो चलिए हम इसी प्रकार मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।